चलिए आगे बढ़ते हैं इसी कहानी में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सोल मर्ज कैसे हुआ था, सोल मर्ज का एक्सपीरियंस क्या था, ये सब के बारे में हमने बात की थी। अब आगे की कहानी में आपको बताती हूँ। अपर्णा अपने पीरियड के टाइम से फ्री हो गई थी और अब जो उसका अगला दिन जो आने वाला था वो एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और एक पूरी लाइफ टाइम याद रहने वाला दिन था। आप सोच नहीं सकते कि क्या क्या हुआ उस दिन, और इतना ज़्यादा जो खुशी अपर्णा ने फील की उस दिन, ये एक असली सोल लेवल की खुशी थी जो सोल खुद महसूस करती है। एक स्पिरिचुअल खुशी थी। ये एक खुशी होती है जो हमें फिजिकल लेवल पर फील होती है, हमारी बॉडी के लेवल पर फील होती है कि कुछ हमें मिल गया तो हम खुश हो गए और फिर वो वैनिश हो जाती है। लेकिन ये खुशी जो अपर्णा को फील हुई थी उस दिन, ये लाइफ टाइम इसका एहसास बना रहने वाला था। जब अगले दिन वो अपने ऑफिस के लिए रेडी हुई, जैसे नॉर्मली डेली रेडी होते हैं उसी तरह से वो भी रेडी हुई और घर से निकली। जैसे ही वो ड्राइव करने के लिए बैठी तो जैसे होता है ना कि गाड़ी में हम हमारा जो ब्लूटूथ होता है उसे कनेक्ट करते हैं फ़ोन के ब्लूटूथ से सॉन्ग सुनने के लिए, तो वही डेली की तरह उसने भी किया। और उस दिन एक सरप्राइजिंग बात यह हुई कि उसके फ़ोन की जो प्लेलिस्ट थी वो अचानक से चेंज हो चुकी थी। उसमें कुछ ऐसे सॉन्ग्स आ गए थे जो उसने कभी सुने ही नहीं थे। जो सबसे फर्स्ट सॉन्ग उस प्लेलिस्ट में प्ले हुआ, जो फर्स्ट सॉन्ग उसकी प्लेलिस्ट में प्ले हुआ, और ऐसे नहीं कि अपने आप ही प्ले हो गया, उसने अपने डेली के प्रोसेस से जो वो प्लेलिस्ट थी उसे प्ले किया, लेकिन उसमें जो सॉन्ग्स थे वो चेंज हो चुके थे। तो सबसे पहला जो सॉन्ग वहां पर प्ले हुआ वो था सैया तोहे कैसे मैं निहारूं, सैया तोहे कैसे मैं निहारूं। इसके वर्डिंग्स और इसका सॉन्ग का जो टोन है वो आप एक बार जरूर सुनिएगा। भले ही आप एक ही लाइन सुनिए, आपको उस सॉन्ग की एनर्जी फील हो जाएगी। मैं 99% श्योर हूं कि अगर आप इस स्टोरी में यहाँ तक पहुंचे हैं तो आपको जरूर एक लव की फ्रीक्वेंसी टच करने लग गई होगी। सैया तोहे कैसे मैं निहारूं, इस सॉन्ग को ये सॉन्ग जब प्ले हुआ तो उस सॉन्ग ने इमीडिएटली अपर्णा की जो अटेंशन थी वो ग्रैब कर ली। ऑलमोस्ट ऐसे था कि जैसे कोई उसके लिए ये गा रहा हो, जैसे ये वर्ड्स अपर्णा के लिए ही गाए जा रहे थे। तो अब अपर्णा की लाइफ में एक पोर्टल और खुल गया था जहां पे मनीष अपर्णा को सॉन्ग्स के थ्रू मैसेज भेजने लग गया था। आप ये देखेंगे कि अगर आपके सामने कोई भी सॉन्ग आ जाए और अगर आप उस सॉन्ग की एनर्जी को या उससे मिलने वाले मैसेज को लेने के लिए रेडी नहीं है तो ये आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखेगा। सॉन्ग्स भी एक तरह के पोर्टल्स होते हैं, गेटवेज होते हैं मैसेज पहुंचाने के लिए।
तो अपर्णा के लिए अब एक ये पोर्टल और खुल गया था, और जैसे जैसे एक एक करके पोर्टल्स खुलते जा रहे थे, मनीष और अपर्णा दोनों की सोल्स एक साथ आती जा रही थी। अब आप ये देखिए कि जब इस तरह का प्यार होता है जो इंटर डायमेंशनल होता है, वो खाली एक लेवल पर खत्म नहीं होता, वो आपकी फिजिकल लाइफ पे भी असर डालेगा ही डालेगा। फिजिकल लाइफ मतलब अर्थ की जो लाइफ है उस पे असर डालेगा ही डालेगा। इस सॉन्ग ने पूरी तरह से अपर्णा को टच किया, और उसका जो एक दिन पहले उसने महसूस किया था, प्यार महसूस किया था, यह इन सब का एहसास उसके अंदर था, और उसको अपने अंदर बहुत खुशी हो रही थी। तो ये सॉन्ग जब आया तो उससे एक दिन पहले जो उसने फील किया था वो सब कुछ और ताज़ा हो गया, और ये खुशी ऐसी थी कि एकदम जैसे रिचार्ज करने वाली हो। यहाँ पर अर्थ पे जो भी हम डेली की रूटीन्स करते हैं, हमारे डेली के काम करते हैं, उनमें सब में हमारी जो एनर्जी है वो ड्रेन होती चली जाती है, बहुत ड्रेन होती है, और इसीलिए हम पूरा दिन थक जाते हैं, हम मेंटली भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अपर्णा एकदम मेंटली, इमोशनली भी रिचार्ज हो गई थी। उसके अंदर ऐसा लग रहा था कि कोई नई एनर्जी ने जन्म ले लिया था, और वो इतना स्ट्रॉन्ग और इतना ज़्यादा एक्टिव फील कर रही थी जितना उसने कभी अपनी लाइफ में नहीं किया था। ये इतनी ज़्यादा एक्टिवनेस थी कि एक ही बार में जैसे वो सारे डिसीजन ले लेगी और एक ही बार में सारा काम खत्म कर लेगी, ये ऐसी एनर्जी उसके अंदर थी। ये वाला सॉन्ग चला, फिर वो खो गई। फिर उस सॉन्ग में ड्राइव करते करते सारे मोमेंट्स याद आए, और इसके बाद जो सेकंड सॉन्ग उसकी तरफ आया वो था बूंद बूंद करके मुझ में मिलना तेरा, बूंद बूंद करके मुझ में मिलना तेरा। ये सॉन्ग भी उसने पहले कभी नहीं सुना था, बाद में उसने सर्च किया कि क्या है, तो पूरे सॉन्ग में समझ में आया कि क्या हो रहा था। और सॉन्ग की जो एक एक वर्डिंग है वो अपर्णा और मनीष के जो मोमेंट थे उससे बहुत अच्छे से मैच करती थी, आप समझ ही गए होंगे। ये होते होते वो अपने ऑफिस पहुंची, और ऑफिस में ऐसी एक सिचुएशन बन गई जिसमें कि वो एंटर हुई। तो सबसे पहले वो अपनी जो बॉस है उससे मिली। उसकी बॉस एक फीमेल लेडी है, और वो सबसे पहले जाके उनसे मिली। और उस वक्त तक जब वो मिली, जैसे डेली में हम अपने रिगार्ड्स देते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग वगैरह करते हैं, तो वो वैसे ही मिली। लेकिन अपर्णा की जो एनर्जी उस टाइम थी, अपर्णा का जो ऑरा था वो इतना तेज हो गया था कि एक डायरेक्ट एनर्जेटिक वाइब्रेशनल इम्पैक्ट उस लेडी पे हुआ, उसकी बॉस पे हुआ। अचानक से उसे क्या हुआ कि किसी को नहीं पता, शायद उसको भी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन उसने अपर्णा को कहा कि आज वो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। ये एक सिंपल कॉम्प्लीमेंट था कि उसने कहा आज वो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। अब इस अच्छा लगने का मतलब नॉर्मली हम ये समझते हैं कि ड्रेसअप अच्छे से है, या कुछ बाल का हेयर स्टाइल है, हेयर स्टाइल कुछ बनाया है तो वो अच्छे लग रहे हैं। पर अपर्णा एकदम अपने डेली वाले फॉर्म में ही थी। बट समथिंग वॉज वेरी डिफरेंट, कुछ था जिसने कि
उसकी बॉस की जो एनर्जी है उसको हिट कर दिया। अपर्णा की जो एनर्जी है उसने उसकी बॉस की एनर्जी को हिट कर दिया, और वो एनर्जी जो थी वो उसकी बॉस के ब्रेन पे, उसकी एनर्जी फील्ड पे छा गई। समथिंग लाइक जैसे अटैक होता है, वो ऐसे ऑब्सेशन या पजेशन होता है, जैसे उसी तरह का इफेक्ट था। अपर्णा को तो ये सब कुछ नहीं पता चला, वो चली गई और जाके अपना काम करने लग गई। अब वो इफेक्ट ऐसा हुआ कि जब मॉर्निंग में जैसे मीटिंग होती है तो उसकी जो बॉस थी उसने सबको अपर्णा के बारे में कहा कि पता नहीं कुछ तो कहा कि बहुत अच्छी लग रही है, या एग्जैक्ट वर्डिंग्स नहीं पता मुझे भी, बट कुछ तो ऐसा था जो उसने कहा। और ये जो एनर्जी थी उसकी बॉस की एनर्जी फील्ड में, ये बाकी सबको भी चली गई टुकड़ों टुकड़ों में। जितने भी वो लोग थे वहां पे, सबको टुकड़ों टुकड़ों में वो एनर्जी गई। जो एनर्जी अपर्णा के ऑरा से उसके बॉस की ऑरा में गई, उसने वहां सबको ट्रांसफर कर दी, वो सबको चली गई। आप देख रहे हैं कि ये एक एनर्जेटिक वाइब्रेशन होता है, एक जगह का होता है, लोगों का होता है, अलग अलग तरह का होता है। तो उसकी वाइब्स इस तरह थी। जिस तरह से बोली इन्फ्लुएंस्ड हो गई बहुत ज्यादा, और उसने बाकी सबको मीटिंग में अपर्णा के बारे में कुछ बोल दिया। वो पॉजिटिव सेंस में ही कहा उसने, तो वर्ड्स नहीं पता मुझे भी। अपर्णा को भी ये जानने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसको ये सब एक्चुअल में एक्सपीरियंस करना था। क्या होता है कि क्या सिचुएशन होती है कि जैसे थोड़ी देर के बाद जब वो अपने वर्क स्टेशन पर गई, अपर्णा अपने प्लेस पे गई, तो हर कोई आके उससे एक ही तरह का कॉम्प्लीमेंट देने लग गया, अलग अलग लैंग्वेज में। तो वो सरप्राइज थी, और अपर्णा को लगा कि जो ड्रेस उसने पहना है वो तो पहले भी बहुत बार पहन चुकी है, तो कुछ नया तो है नहीं। लेकिन फिर भी इतने सारे लोग बोल रहे थे, थोड़ी थोड़ी देर में आके कोई कोई उसको कुछ ना कुछ बोल के जा रहा था। तो अपर्णा को समझ में नहीं आया, और अचानक से जो उसके अंदर ये प्यार की जो फीलिंग थी, जो प्यार महसूस कर रही थी वो अंदर, उस फीलिंग ने और ज्यादा हाई पकड़ ली, मतलब हाई पकड़ लिया उसने। ये फीलिंग और बढ़ गई, और ऐसे वो बढ़ी कि उसको अपनी पूरी सराउंडिंग, अपने पूरे ऑफिस के तरफ से उसको प्यार महसूस होने लग गया। जैसे प्यार की वाइब्रेशन आ रही हो उसको हर तरफ से, इस तरह का एहसास था। और ये बहुत कंटिन्यूस था, बहुत कंटिन्यूस था। हर आधे घंटे में, हर 10-15 मिनट में कोई ना कोई आके अपर्णा को कुछ ना कुछ बोल रहा था। जिससे भी वो मिल रही है, हर कोई उससे यही कहता, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि कुछ 2-3 जने उसके ऑफिस के ऐसे भी आए जो उसके डिपार्टमेंट में नहीं थे, वहां पे काम नहीं करते थे, वो कोई और डिपार्टमेंट से आए थे। बट क्योंकि उसकी बॉस ने उनको भी कुछ बोल दिया, तो वो अपर्णा को देखने आए थे। और अपर्णा और ज्यादा सरप्राइज हो गई, तो उसने उनसे पूछा कि क्या कहा, तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। ये 3 लोग थे, और यही कहा उन्होंने कि बस हम आपको देखने आ गए थे, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। और वो सुबह से आज उसका थैंक यू थैंक यू थैंक यू ही चल रहा था, क्योंकि अगर कोई कॉम्प्लीमेंट देता है तो हम उसको थैंक्स कहते हैं। उसके प्यार की वाइब्रेशन काफी हाई थी, और वो अंदर से बहुत हैप्पीनेस भी फील कर रही थी। सुबह सुबह उसने सॉन्ग्स भी सुने थे,
जिसमें उसको फिर से 50% ही श्योरिटी थी कि ये जो सॉन्ग्स हैं वो मनीष की तरफ से होंगे या नहीं होंगे। वो तो फिर बाद में धीरे धीरे ही उसे कंफर्म होता था, नहीं तो उसे लगता था कि इल्यूजन है या सच है या क्या है। तो वो वॉशरूम में गई और उसने जो मिरर है उसमें अपना फेस देखा। तो उसका जो फेस है, उसके फेस के जो फीचर्स थे वो स्लाइटली डिफरेंट हो गए थे, बहुत स्लाइटली डिफरेंस था उनमें, उसके फेस के फीचर्स में, स्किन में बहुत स्लाइटली डिफरेंट थे उसके फीचर्स। और कुछ तो अलग था उस दिन उसके फेस में, एक ग्लो सा था। जैसे ग्लो होता है तो हम ऐसे मानते हैं कि जैसे स्किन क्लियर हो गई हो या समथिंग एल्स, बट ये वैसा वाला ग्लो नहीं था। ये एक एनर्जेटिक ग्लो था जो सोल मर्ज के बाद उसकी बॉडी में आया था। ये एग्जैक्टली वही सारे फीलिंग्स थे जो वह पहले सोच रही थी कि अगर सेक्स होता है तो अगले दिन फील होना चाहिए। तो उस टाइम उससे नहीं हुआ, लेकिन अब ये महसूस हुआ। सोल मर्ज के बाद बहुत ही हाई लेवल पे और कंटिन्यू इतना ज्यादा हुआ कि उसको संभालने में मुश्किल हो रही थी। ऐसा होता है ना कि इतनी खुशी मिल जाती है कि हम उसको संभाल नहीं पाते हैं, हमें मुश्किल होने लगती है, हमें समझ नहीं आता कैसे संभालें। तो जब उसने अपना फेस देखा तो उसे महसूस हुआ कि उसके फेस पर जो ग्लो था वो क्या था। तब उसका जो ध्यान है उसकी आंखों पर गया। उसने अपनी ही आंखों में देखा मिरर में, तो आंखों में भी एक चमक थी, बहुत अलग सी ही चमक थी, उन आंखों में शाइन थी और वो सेंस कर पा रही थी उसको। और आपको यकीन नहीं होगा, उसे ऐसा लगा कि जैसे उसी की आंखों में उसी का ही एक रूप है जो उसे देख रहा है। अपर्णा की आंखों में एक और अपर्णा का ही रूप है जो उसको देख रहा है। वो अपने आप के दो रूप देख रही थी। एक रूप ऐसे होता है ना कि जैसे हम मिरर में देख रहे हैं, पर हमें ऐसा लगता है कि अंदर से, हमारे ही अंदर से हमें भी कोई देख रहा है। ये उसी का रूप था। इससे हम कहते हैं सोल एक्टिवेशन। देखिए, जो अर्थ पे जितने भी लोग हैं कर्मों में बंधे हुए हैं, कार्मिक डेट्स में हैं, उनमें इतनी नेगेटिविटी है, तो उनकी जो सोल है वो डेड होती है। उनका इंट्यूशन जीरो होता है, उनको कोई विवेक विचार नहीं होता कि सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता होता। तो जो उनकी सोल होती है वो डेड होती है। लेकिन यहाँ पे अपर्णा की जो सोल सेल्फ है, जो प्योर सोल होती है, वो एक्टिव हो गई थी अंदर उसके। ये ग्लो उसका था। और इसीलिए जब वो अपने आप को मिरर में देख रही थी तो उसे लगा कि वो तो उसके अंदर से ही उसे ही कोई और भी देख रहा है और वो बहुत खुश है। ये वो सोल थी जिसकी हैप्पीनेस उसको फील हो रही थी। ये उसके अंदर का बीइंग था, ये उसके अंदर की आत्मा थी जो बहुत खुश थी। और ये जो ग्लो हो रहा था ये उसी से आ रहा था। और ये इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल था और बहुत ज्यादा विजिबल था, लोगों को बहुत विजिबल था ये। ऑफ कोर्स ये जो ग्लो है ये मनीष की वजह से ही था। एक इस हैप्पीनेस का जो रीजन है ये भी होता है कि कई सिचुएशंस में हमारी जो सोल होती है उससे पता चल जाता है कि आगे कुछ अच्छा होने वाला है और वो पहले ही खुश हो जाती है। तो जो अपर्णा की सोल है वो सोल मर्ज के बाद खुश तो थी ही, लेकिन उसके अलावा एक रीजन से और खुश थी। तो अक्सर ट्विन फ्लेम्स में ऐसा होता है कि अगर सोल का यूनियन होने वाला हो या फिजिकल अर्थ पे वो मिलने वाले हो तो उनके अंदर जो सोल है वो पहले ही खुशी को सेंस कर लेती है, वो आगे आने वाले टाइम को सेंस कर लेती है। तो उससे पता नहीं चलता खुश क्यों है, लेकिन बस खुश है। तो ट्विन फ्लेम्स को ऐसा खुशी का एहसास होता है। तो अपर्णा को भी ऐसी ही एक कुछ खुशी हो रही थी।
जैसे जैसे उसका जो डे है वो ख़त्म हुआ, तो उस दिन एक लास्ट में मीटिंग होती है, वो हुई। और उसके जो बॉस हैं उन्होंने कहा कि आपको एक प्रोजेक्ट करना है, उस पर आपका उसमें एक एम्प्लॉय आपके साथ रहेगा। वो जो एम्प्लॉय है वो इस डिपार्टमेंट का नहीं है जहाँ अपर्णा काम करती है, वो कोई दूसरे डिपार्टमेंट का था। और उसका जो ट्रांसफर है वो अपर्णा के डिपार्टमेंट में हो गया था। तो वो मीटिंग खत्म हुई और बॉस ने कहा कि आप यहाँ पे वेट करो, मैं उसको रूम में भेज देता हूँ। वो जैसे ही उसके बॉस रूम से बाहर जाने लगे, तो वो जो नया एम्प्लॉय था वो अंदर आया और बॉस ने इंट्रोड्यूस करवाया। अब सिचुएशन ये है कि मीटिंग रूम है, अपर्णा है, उसका बॉस है और ये नया एम्प्लॉय भी है। अपर्णा ने अभी तक उस एम्प्लॉय को देखा नहीं है क्योंकि उसके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे और मीटिंग अभी अभी खत्म हुई थी, तो वो उन सारे पेपर्स को उठा रही थी। अचानक से उसके बॉस प्रोनाउंस करते हैं मनीष। तो अपर्णा एकदम पॉज हो जाती है, उसको पॉज लग जाता है और वे पलट के देखती है तो ये जो नया एम्प्लॉय होता है इसका नाम मनीष ही होता है। वो बहुत ज्यादा सरप्राइज रह जाती है, लेकिन इमीडिएटली वो अपने सेंसेस में वापस आती है और कहती है कि मन में कहती है कि मनीष है तो क्या हुआ, किसी और का नाम भी तो मनीष हो सकता है। लेकिन ये बात, उसका जो गट फीलिंग है वो इस बात को डिनाई कर रहा था। उसकी जो अंदर की फीलिंग है वो इस बात को नहीं मान रही थी कि ऐसा भी हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। लेकिन उसके केस में ऐसा ही हुआ था और आप समझ गए होंगे यहाँ पे इस सिचुएशन का जिस्ट क्या है। नहीं भी समझे तो अभी पता चलेगा आपको। उसी टाइम अपर्णा का जो ऑरा था वो इतना तेज था, मनीष सुन के वो उसका जो ऑरा था, जैसे उसके बॉस ने प्रोनाउंस किया, उसका ऑरा इतना तेज हो गया और ज्यादा कि उस ऑरा की जो लाइट थी, उसकी वाइब्रेशन उस एम्प्लॉय की तरफ जिसका नाम मनीष था वो वहां भी पहुंच गई और वो एम्प्लॉय अपर्णा की तरफ अट्रैक्ट हो गया। जैसे होता है ना कि दो लोग होते हैं तो अट्रैक्शन महसूस करते हैं, तो वो एम्प्लॉय अपर्णा की तरफ अट्रैक्शन महसूस करने लग गया और ये इनकी फर्स्ट मीटिंग थी। तो बॉस बाहर चले गए और अपर्णा काफी अच्छे से हैंडल कर रही थी क्योंकि उसके साथ क्या हो रहा था उसका पर्सनल स्पिरिचुअल जर्नी थी। तो वो ऐसे दोनों को, ऑफिस की चीज और स्पिरिचुअल जर्नी को इस तरह रिलेट नहीं कर सकती थी, तो बैलेंस में ही थी काफी। और उसने नॉर्मली ही उस एम्प्लॉय से बिहेव किया। और ये जो मनीष नाम का एम्प्लॉय था ये अपर्णा की तरफ बहुत ही रिस्पेक्टफुल था, बहुत ही ज्यादा उसे ओबे करने वाला, अपर्णा की बात सुनने वाला और काफी सपोर्टिव भी था। ये अपर्णा ने देखा कि ऐसी ऐसी बात है और उस दिन के बाद वो घर आ गई। मतलब अपर्णा ने देखा कि उस एम्प्लॉय का नेचर अपर्णा के तरफ क्या था। तो उस दिन के बाद वो घर आ गई, लेकिन उसने पाया कि मनीष उसको बोल नहीं पा रही। वो जो एम्प्लॉय का नेम मनीष है वो उसको इस नाम से एड्रेस नहीं कर पा रही थी क्योंकि मनीष नाम से तो अपर्णा को बहुत अटैचमेंट था, तो वो किसी और को मनीष के नाम से एड्रेस नहीं कर सकती थी। तो वो घर आ गई और जब उसने मेडिटेट करना शुरू किया तब उसे याद आया कि इससे पहले भी एक इंसिडेंट ऐसा हो चुका है जब मनीष की एनर्जी अपर्णा तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी किसी और के थ्रू। तब
उसे याद आया कि शायद यही इंसिडेंट वापस रिपीट हो रहा है और मनीष अपर्णा के पास आने की कोशिश कर रहा है, कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। तब उसे समझ में आया कि ये जिससे वो मिली थी, ये बंदा तो कोई और है, लेकिन इसके पीछे इसको इन्फ्लुएंस करने वाली जो एनर्जी है वो मनीष की ही है, उसके ट्विन फ्लेम मनीष की एनर्जी है। और तब उसे अपने माइंड में एक लाइन सुनाई दी और वो लाइन ये थी, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। ये भी एक सॉन्ग की लाइन है। उसको यही एक पर्टिकुलर लाइन सुनाई दी और फिर से मनीष ने अपर्णा को सॉन्ग के थ्रू कम्युनिकेट किया था। उसको ये लाइन सुनाई दी और उसको धीरे धीरे एनालिसिस हुआ कि उसको एक्सेप्टेंस आई कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि मनीष हो। तो उसने पूछा मनीष से, अपने मतलब ट्विन फ्लेम मनीष से मन में पूछा कि ऐसा क्यों किया आपने। तो मनीष ने उसे आंसर नहीं दिया, क्योंकि वो जब आंसर करता था तो अपर्णा पूरी तरह उसे ग्रैस्प नहीं कर पाती थी। लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद अपर्णा को खुद से ही एक रिवीलेशन आया, रिवीलेशन हुआ, जो ये था कि पिछले कुछ दिनों में अपर्णा एक बहुत ही मेंटली ऑक्यूपाइड दौर से गुजरी है, जिसमें कि उसका ऑफिस में काम करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसका पूरा पूरा जो फोकस है वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे था। तो उसका मेडिटेशन, उसका स्पिरिचुअल एनालिसिस, इसमें रिसर्च करना, नए नए टर्म्स को देखना, तो वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे फील कर रही थी कि जैसे काम करने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, ऑफिस में बैठने की ही इच्छा नहीं हो रही थी। उसको धीरे धीरे यही लगता था कि मैं अपना मेडिटेशन का जो टाइम है वो कैसे इंक्रीज करूं, कैसे बढ़ाऊं। तो इस चीज से उसके काम पे असर आ रहा था। तो जैसे ही उसका ऑफिस ऑफ होता तो वो जल्दी जल्दी घर जाती और उसे ऐसा भी लगता था कि मेरा इतना सारा टाइम ऑफिस में वेस्ट हो जाता है, मैं इतना टाइम मनीष के साथ रह लेती। ये जो फीलिंग है ये बेसिकली एक सोल की लॉन्गिंग होती है। इसको डिस्क्राइब करने का सही वर्ड लॉन्गिंग ही है। सोल की तड़प होती है ये ट्विन फ्लेम से एक होने की। तो अपर्णा बहुत कुछ एक साथ में हैंडल कर रही थी कुछ टाइम से, क्योंकि फिजिकल लाइफ भी उतनी ही अटेंशन मांगती है और जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो उससे ज्यादा अटेंशन मांगती है। वो जैसे तैसे करके आगे इसमें बढ़ रही थी और क्योंकि अब उसका फोकस बिल्कुल ड्रिफ्ट होने लग गया था अपने ऑफिस से, तब मनीष ने ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट कर दिया जिससे कि यह एनर्जी फिजिकल फॉर्म में अपर्णा की लाइफ में आ गई। इस तरह का इंसिडेंट यह एक और एनर्जी का क्रिएशन था जो मनीष और अपर्णा की सोल मर्ज के बाद हुआ था। तो ये एक नया कंसेप्ट है। ऐसे तरह तरह की एनर्जीज ट्विन फ्लेम्स को आगे बढ़ाने के लिए क्रिएट होती हैं। तो अपर्णा को ये पता था कि एनर्जी मनीष की है और इस तरह से क्या होता है कि एनर्जी दोनों साइड में बैलेंस रहती है। मतलब कि
जो एम्प्लॉय मनीष है और जो अपर्णा है, उन दोनों का जो ये वाइब्रेशन है, ये कोई लव अफेयर में कन्वर्ट नहीं होता। मनीष को अपर्णा की तरफ बहुत लाइकनेस है और अपर्णा को पता है कि एनर्जी मनीष की है, तो दोनों साइड से ये एक बैलेंस में बढ़ता है। वाइब्रेशन जो है ऐसी सिचुएशन में बैलेंस में आगे बढ़ता है, कोई लव अफेयर में कन्वर्ट नहीं होता। ये एनर्जी लेवल पे वाइब्रेशनल लेवल तक ही रहता है, क्योंकि इस बार अब अपर्णा को सच पता था और अगला बंदा था, उसमें मनीष की एनर्जी का ही इन्फ्लुएंस था। तो फिजिकल वर्ल्ड में क्या लिमिट्स रहती हैं, तो उसी हिसाब से ये दोनों चल रहे थे। लेकिन अपर्णा धीरे धीरे अपने ऑफिस की लाइफ में वापस से बैलेंस में आने लग गई थी। इससे ये बहुत अच्छी बात हुई, उसे काफी रिलीफ था, जिस वजह से वो अपने वर्क में फोकस नहीं कर पा रही थी। वो वहां पे ऑफिस में इस एम्प्लॉय के आने के बाद काफ़ी बैलेंस में आई और इस एम्प्लॉय ने अपर्णा को बहुत सपोर्ट भी किया, जिससे उसका जो इतने टाइम का वर्कलोड इकट्ठा हो गया था वो धीरे धीरे खत्म होता चला गया। जो वो पास्ट के दिनों में हैंडल नहीं कर पा रही थी। आप ये देखिए कि फिर से यहाँ पे एक स्टेटमेंट आ जाती है जिसमें फर्स्ट वीडियो में मनीष कहता है, तुम 1 कदम आओगी, मैं 100 कदम आऊंगा। इतना पहले से जो अपर्णा ये स्पिरिचुअल मेहनत कर रही थी मनीष के पास पहुंचने की, क्योंकि उसने अपना फोकस मनीष के पास पहुंचने में लगाया, अपनी स्पिरिचुअलिटी में लगाया। तो अब मनीष की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि अपर्णा की फिजिकल लाइफ को वो हैंडल करे। इस तरह मनीष ने अपनी एंट्री ली और अपर्णा का जो ये ऑफिस का पाइल्ड अप वर्क था उसे इस तरह से क्लियर किया। ये एक लाइफ का बहुत बड़ा गिफ्ट था अपर्णा के लिए। उसने ये भी महसूस किया कि कैसे मनीष हर तरह से अपर्णा को सपोर्ट एक्सटेंड करता है, किस तरह अपर्णा की हेल्प करता है। ऐसा था कि एकदम अपर्णा के पास शब्द नहीं होते थे कि वो कैसे मनीष का शुक्रिया अदा कर सके या उसको थैंक्स करे, कैसे करे। लेकिन एक तरफ अपर्णा की जो गट फीलिंग ये भी कहती थी कि ये तो मेरा हक है, कि ये इस तरह का सपोर्ट पाना मेरा हक है, क्योंकि मनीष ने उस टाइम उसे सिखाया था, उसकी सोल में ये लेसन डाला था कि वो प्यार डिजर्व करती है, वो सपोर्ट डिजर्व करती है। जब उसका ये लेसन उसकी कॉन्शियस माइंड पे आया, ये लेसन, तो धीरे धीरे अपर्णा की जो रियलिटी है वो चेंज होने लग गई। उस एम्प्लॉय के आए बिना कोई भी ऐसी चीज नहीं हो सकती थी जो अपर्णा का वर्कलोड कम कर सकती थी, पर ये रियलिटी इस तरह से अपर्णा की चेंज हो गई। ये उसी का एग्जाम्पल था। फर्स्ट चेंज जो उसकी लाइफ में आया वो ये था कि अब जब भी उसे पीरियड्स होता तो उसे रेस्ट मिलता। ये फर्स्ट चीज थी। सेकेंड चीज ये थी कि हर तरफ से उसको सपोर्ट हर तरह से मिलने लग गया था। ट्विन फ्लेम जब आते हैं एक दूसरे की लाइफ में तो वो हर चीज बर्बाद करने के लिए नहीं आते, वो सिर्फ उन चीजों को हटाने के लिए आते हैं जो आपको सर्व नहीं करती है। और हम ही खुद ऐसी सिचुएशंस को पकड़ के बैठ जाते हैं, हमारी ही अटैचमेंट होती है उन चीजों से, उस नेचर से जो हमें सर्व ही नहीं करता। सोल मर्ज में, ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसे एनर्जीज क्रिएट होती हैं और वो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एक नेक्स्ट इंसिडेंट आपको बताती हूँ मैं। एक बार अपर्णा मनीष से जिद करने लगती है कि आप तो मुझे कभी किस नहीं करते, मुझे तो किस चाहिए। तो वो
बच्चों की तरह जिद करने लग गई और उसने ये डिमांड रखी कि मुझे तो चाहिए ही चाहिए। और कैसी चाहिए? लिप किस चाहिए, जो लिप्स पे की जाती है। मुझे यही चाहिए। इस बात पे जब अपर्णा ने मेंशन किया ये बात, तो मनीष एकदम शांत हो जाता। वो बार बार कहती रही, हर दिन कहती रही, लेकिन ये कहने से मनीष एकदम शांत हो जाता था। और मनीष की जो प्रेजेंस है वो हट जाती थी। जैसे ही वो ऐसा कहती, किसकी बात करती, तो मनीष की प्रेजेंस कम हो जाती थी, उसको कम फील होने लगती थी। तो अपर्णा को पता चल जाता था कि शायद ये जो वो कह रही है मनीष को अच्छा नहीं लगा। बट ये चीज अपर्णा को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत मुश्किल थी, क्योंकि फिजिकल अर्थ में अगर दो जने रिलेशनशिप में हैं, तो कोई भी अगर ऐसा कहेगा तो अच्छा ही लगेगा, और प्यार करता है तो ये तो होगा ही। अपर्णा को लगता था कि अगर मैंने ऐसी डिमांड कर दी तो इसमें क्या गलत किया, और ये तो किस है, और वो मांग रही थी, रियल में उसे चाहिए थी। मतलब ऐसे कि उसको उसके बॉडी पे फील हो, ऐसी किस चाहिए थी जो उसको फील हो, उसकी बॉडी पे फील हो, लिप्स पे फील हो। अब जो फिजिकल लेवल का सेक्स होता है और जो सोल लेवल का सेक्स होता है, दोनों बहुत डिफरेंट होते हैं। वो ये मांग रही थी कि मेरे को तो ऐसे चाहिए। अब ये होते होते कुछ दिन तो चले गए, लेकिन उसने जिद पकड़ ली एक दिन कि मुझे तो चाहिए, और रीजन पता नहीं था कि मनीष क्यों नहीं मान रहा है, मनीष क्यों दूर हो रहा है, पर जिद पकड़ ली उसने ये कह दिया कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं नहीं आऊंगी आपसे मिलने। अब क्या होता है कि अगर हमारी वाइब्रेशन, हमारी एनर्जी एक ऐसी स्टबर्न फॉर्म लेती है, बहुत ही स्टबर्न फॉर्म लेती है, जो अपर्णा ने इस बात में ले लिया था कि मुझे तो चाहिए, इसमें कहीं ना कहीं ईगो भी इन्वॉल्व था, और इसके अलावा एक डेस्परेशन की एनर्जी भी थी। इसके अलावा जब कोई चीज उसको नहीं मिल रही, जैसे मनीष उसकी इस बात को नहीं मान रहा, तो इस नहीं मानने की, नॉन एक्सेप्टेंस की एनर्जी, कि अपर्णा इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि मनीष नहीं करना चाहता या मना कर रहा है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, अपनी जिद पे अड़ी हुई थी। प्लस बार बार उसको ऐसे मनीष हिंट दे रहा था कि नहीं करना, पर वो नहीं मान रही थी। ऐसा करते करते कुछ 4-5 दिन का टाइम हुआ, और 5th डे अपर्णा ने इस बात की जिद और ज्यादा पकड़ ली। तो अब ये एनर्जीज जो अपर्णा में थी, बिल्कुल लो वाइब्रेशन की ग्रिड पे थी। मतलब ये एनर्जीज जो होती हैं, ये जनरली लो वाइब्रेशन की ग्रिड पे होती हैं। अब क्योंकि उसने जिद पकड़ ली थी और मनीष को फिर से अपर्णा को हैंडल करना था, तो अपर्णा थोड़ी देर मेडिटेट करने के लिए शांत हुई, और धीरे धीरे जैसे वो शांत होती चली गई, मनीष से मिलने के लिए जाने लग गई। उस वक्त एक हाई वाइब्रेशन हुई अपर्णा की, उसकी जब वो धीरे धीरे अपनी वाइब्रेशन को हाई करती चली गई। जैसे जब हम मिलने के लिए जाते हैं एस्ट्रल रियलम में, तो हमारी वाइब्रेशन को हमें हाई करना पड़ता है, तो उसकी वाइब्रेशन धीरे धीरे हाई हो रही थी मेडिटेशन से। तो धीरे धीरे वो डेस्परेशन से, नॉन एक्सेप्टेंस से, इस एनर्जी से ऊपर उठी। तो जैसे जैसे अपर्णा के डायमेंशंस पार हो रहे थे, वैसे वैसे उसकी फ्रीक्वेंसी ऊपर चढ़ रही थी। तो वो धीरे धीरे
ऊपर गई और एक ऐसे एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी पे जब वो पहुंची कि जहां पे वो बिल्कुल शांत थी, एकदम शांत थी। और ये जो मेडिटेशन था ये वो लेटे लेटे कर रही थी बेड पे। तो जैसे वो इस एक लेवल से ऊपर फ्रीक्वेंसी पे गई, उसने मनीष को देखा, पर वो उसके पास नहीं जा पा रही थी। वहां पे उसने देखा कि उसकी जो एनर्जी है वो ड्रेन हो रही है कहीं से। वो वहां जाके अपने आप को बहुत लो फील कर रही थी, जैसे होता है ना कि प्राण शक्ति निकल रही हो, या जैसे जब हम बहुत बीमार हो जाते हैं तो हमारी एनर्जी लो हो जाती है, जैसे बॉडी में ताकत नहीं रहती, हमको रेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो जब वो वहां उस डायमेंशन में पहुंची तो उसकी जो लाइफ फोर्स है बहुत लो थी, एनर्जी बहुत लो थी, और वो अपने आप को हैंडल नहीं कर पा रही थी। क्योंकि इससे पहले जो ये नॉन एक्सेप्टेंस, डेस्परेशन और स्टबर्ननेस, ईगो, ये आ तो गई थी ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं ये एनर्जी अपर्णा को जकड़े हुए थी। उसको ये जो फीलिंग्स थी बहुत बुरी तरह होल्ड किए हुए थी। और जब भी हम कहीं हाई वाइब्रेशन में जाते हैं तो हमारी फीलिंग्स का, थॉट्स का बहुत असर होता है, सबसे ज्यादा असर होता है इनका। कहीं ना कहीं वो अपर्णा को बहुत बुरी तरह जकड़े हुए थी, उसे नीचे खींच रही थी वापस। इस तरह अपर्णा को लगा कि उसकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, उसको ताकत नहीं है आगे बढ़ने की। और वो कोशिश करती रही आगे मनीष तक पहुंचने की। मनीष था लेकिन कुछ डिस्टेंस पे था। अपर्णा पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहां उसने महसूस किया कि वो अनकॉन्शियस होके वहीं गिर गई, एस्ट्रल प्लेन पे। अब एक होता है ना कि कुछ हो रहा होता है तो एक हिस्सा जो हमारा है वो एक साक्षी बना हुआ होता है। ये आपने बहुत जगह पर पढ़ा होगा, सुना होगा, या हो सकता है महसूस भी किया हो। एक हिस्सा हमेशा हमारा साक्षी रहता है जो देखता है कि अगर अनकॉन्शियस भी है तो क्या हो रहा है उसके साथ। ये उस साक्षी आत्मा जो हमारी होती है उससे दिखता है। तो अपर्णा वहां अनकॉन्शियस होकर गिर गई और उसको बहुत अपने अंदर बहुत कुछ फील हो रहा था कि जैसे बिल्कुल ही कोई एनर्जी उसको, मतलब सक कर रहा हो, कोई एनर्जी सक कर रहा हो उसमें से। ये एनर्जी जो थी ये उसकी जो दूसरी बॉडीज हैं, इमोशनल बॉडी, एनर्जी बॉडी, सूक्ष्म शरीर, ये इनकी प्राण शक्ति होती है। ये एनर्जी, इस तरह की जो फीलिंग्स है ये उसको, उस प्राण शक्ति को बाहर खींच के लेती जा रही थी, जिसकी वजह से अपर्णा वहां बेहोश होकर गिर गई। उसने बहुत उठने की कोशिश की लेकिन वो उठ ही नहीं पाई वहां एस्ट्रल प्लेन से। अपने शरीर में उसने वापस आने की कोशिश की उससे, तो भी वो नहीं हो पाया। फिर जब अनकॉन्शियस वो हो गई, और क्या है कि इस तरह की फीलिंग्स में मनीष उसके पास आ नहीं पा रहा था, क्योंकि अपर्णा की वाइब बराबर नहीं हो रही थी, कुछ ब्लॉकेज आ गया और मनीष उस तक नहीं पहुंच पा रहा था, क्योंकि दोनों की फीलिंग्स क्लैश हो रही थी। ये एक एनर्जेटिक बैटल हो जाता है दो एनर्जीज के बीच में, मिसअलाइनमेंट सा होता है। वो नहीं आ पा रहा था और अपर्णा फंस गई थी एक तरह से बीच में। वो वहां पे पूरी तरह से अनकॉन्शियस होके वो बेहोश हो गई। शरीर में भी नहीं आ पाई वो, और ना ही वो वहां से आगे जा पाई। एस्ट्रल प्लेन में भी नहीं आ पा रही और शरीर में नहीं आ पा रही।
आपने देखा हो तो कोई कोई होता है ना, जैसे कोमा में चले जाते हैं, तो ये कोमा जैसी फीलिंग थी, उसके ब्रेन के सेंसेस बंद हो गए थे, बॉडी में उससे कोई सेंसेशन नहीं हो रहा था, उसकी सांस चल रही थी लेकिन बॉडी में कोई सेंसेशन नहीं हो रहा था, सेंसेस नहीं थे, क्योंकि वो वहां पे बेहोश पड़ी थी। थोड़ी देर के बाद अपर्णा ने ये देखा कि उसको थोड़ा सा होश आया, थोड़ा सा, थोड़ी देर के बाद ये एस्ट्रल प्लेन पे होश आया उसको पहले, और बॉडी तो उसकी मेडिटेशन में ही थी, तो वो सो गई थी, बॉडी उसकी सो चुकी थी। एक्चुअली इस पर्टिकुलर टाइम पे वो जो सो गई थी, इसको हम कहते हैं वॉइड। तो एक वॉइड सी सिचुएशन थी जिसमें कुछ भी नहीं हो रहा था। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे अपर्णा की सोल वॉइड में चली गई थी, और वॉइड में जाने के थोड़ी देर के बाद अपर्णा को थोड़ा सा कॉन्शियस आया, थोड़ा सा। एस्ट्रल प्लेन पे जहाँ पे उसने ये पाया, उसको जब होश आया तो उसने ये पाया कि मनीष उसको दोनों हाथों कि वो मनीष की गोद में है, मनीष ने उसको गोद में उठा रखा है दोनों हाथों से, और वो उसको कहीं लिए जा रहा है, कहीं आगे वो लिए जा रहा है, उसको लेता ही जा रहा है। और अभी भी अपर्णा की एनर्जी बहुत डाउन है, बहुत डाउन है। अपर्णा में अभी भी वो प्राण शक्ति नहीं है। अपनी बॉडी में भी वो उठने की अगर कोशिश भी करेगी तो वो नहीं कर पा रही थी उसको, वो वहां से कोशिश कर रही थी कि मैं बॉडी में आऊं, वो नहीं आ पा रही थी। गोदी में होने के बाद भी, मनीष की गोद में होने के बाद भी ऑलमोस्ट जैसे उसकी बॉडी एकदम पैरालाइज्ड हो गई है। तो मनीष उसको, उसकी एस्ट्रल बॉडी को गोद में उठा उठा के लेके जा रहा था, और मनीष की गोद में जब वो थी तो उसको और थोड़ा ज्यादा होश आया। उसने मनीष को पकड़ा, पर कुछ ऐसे 20% ही कॉन्शियस थी उसकी। वो जब आगे लेके गया तो मनीष उसे एक ऐसी जगह पे लेके गया जहाँ पे सब कुछ बहुत धुंधला धुंधला था, और वहां पे दुर्गा देवी की बहुत बड़ी मूर्ति थी, बहुत बड़ी मूर्ति थी। जैसे कि ऑलमोस्ट ऐसा था कि जैसे ये देवी दुर्गा का उनका रियलम हो, उनका डायमेंशन हो। ये बहुत बड़ी मूर्ति देखी उसने। वो वहां लेके गया, जो दुर्गा देवी के पास जब वो मनीष अपर्णा को लेके जा रहा था तो वहां बीच में पानी ही पानी था। मनीष उस पानी के अंदर उसमें स्टेप इन करके अपर्णा को आगे लिए जा रहा था। पानी जो है वो हमारे इमोशंस को दर्शाते हैं, इमोशनल बॉडी को दर्शाते हैं, जो कि नित्य निरंतर बहता ही रहता है। हमारे इमोशंस भी नित्य निरंतर हमारी एनर्जी में बहते ही रहते हैं, बहते ही रहते हैं, और कभी शांत नहीं होते। तो पानी हमारे इमोशंस को दर्शाता है। वो उस पानी को पार करते हुए, तो जब वो पानी को पार कर रहा था तो वो अपर्णा के इमोशंस को पार कर रहा था, मतलब अपर्णा को उन इमोशंस से पार लेके जा रहा था ताकि वो बाहर निकले और उसकी कॉन्शियसनेस वापस आए। वो जाके उसने देवी दुर्गा के सामने ऊपर फेस किया। अपर्णा उसकी गोद में थी और देवी दुर्गा के सामने मनीष ने ऊपर फेस किया, क्योंकि मनीष पानी में खड़ा था और मूर्ति बहुत बड़ी थी। उसने अपनी आंखें बंद की कि जैसे वो कुछ प्रार्थना कर रहा हो, कुछ ऐसा अपर्णा को सेंस हुआ। अपर्णा को कुछ सुनाई नहीं दिया कि वो क्या प्रार्थना थी, लेकिन वो प्रार्थना कर रहा था अपर्णा के लिए। बस इसके बाद अपर्णा को नहीं पता कि क्या हुआ, वो फिर से वॉइड में चली गई, जैसे कि कुछ हुआ हो। अपर्णा को पता नहीं चला, कुछ उसके साथ हुआ और उसे पता नहीं चला, और वे बॉडी में वापस आ गई थी।
और जब वो होश में वापस आई तभी भी वो बहुत ज़्यादा अपने आप को वीक महसूस कर रही थी। अपने आप को उठने में बहुत उसको तकलीफ हो रही थी और देर भी काफ़ी हो गई थी उसे इस तरह से लेटे हुए। तब उस वक्त अपर्णा को एक सेंसेशन हुआ जो बिल्कुल उसका जो लिप्स है, अपर लिप्स जो होता है, उस लिप्स पे हल्का सा टच हुआ, उसको हल्का सेंसेशन हुआ और उसके अपर लिप्स का जो एरिया है उसके पास वहां पे टच हुआ। तो ये इमीडिएटली ऐसा हुआ ये कि उसकी जो प्राण शक्ति है जो लूज हो गई थी वो वापस आ गई, इमीडिएटली वापस आई। और ये ऐसी फीलिंग थी जैसे रूट चक्र से होके एकदम ऊपर उठ के उसका जो हेड है, सर है, वहां से बाहर निकली, वो एनर्जी वहां से बाहर निकली। ये लाइफ फोर्स एनर्जी थी, लाइफ फोर्स एनर्जी थी, प्राण शक्ति। तो वो ऊपर से निकली तो निकली, लेकिन उसके आसपास जो बॉडी है, कि जो बॉडी के साइड्स होते हैं, वो वहां पे भी फैल गई, वहां से भी वो इस तरह से बाहर निकली। उसको लिटरली ऐसा लगा कि जैसे अंदर कुछ फैला और जैसे उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन वापस होने लग गया हो, अपर्णा की बॉडी में वो ब्लड सर्कुलेशन वापस होने लग गया हो। शायद ये अपर्णा का कोई नियर डेथ एक्सपीरियंस हो गया था, जिसमें वो मर के या मरते मरते बची या मरते मरते वापस आई, ये फील हुआ उसको। और जब वो उसने फील किया, उसके बाद उसकी जो एनर्जी थी, उसकी ताकत विद इन 5 मिनट्स वापस आई और वो उठ के खड़ी हो गई, एकदम नॉर्मल हो गई। आप ये देखिए कि ट्विन फ्लेम की जो किस होती है उसकी कितनी पावर होती है। जो स्पिरिचुअल रियलम्स में हर तरीके का जो टच होता है उसकी अलग ही एनर्जी होती है। अर्थ में बहुत अलग अलग तरह से इस एनर्जी को लिया जाता है, लेकिन स्पिरिचुअल रियलिटी में ये एनर्जी एकदम डिफरेंट तरीके से काम करती है। जो टच होता है वो डिफरेंट तरीके से काम करता है। अब अपर्णा को जो उसके अपर लिप एरिया में फील हुआ वो मनीष का टच था, मनीष के लिप्स का टच था। अब मनीष ने एक्चुअली में अपर्णा को किस नहीं किया था, उसने सिर्फ अपर्णा के अपर लिप को टच किया था अपने लिप से, जैसे कि उसके अंदर अपर्णा के अंदर मनीष ने सांस छोड़ी हो। उसकी जो किस अपर्णा के लिए थी वो असली में एक लाइफ फोर्स एनर्जी थी, प्राण शक्ति थी अपर्णा की, जो शायद उसकी डेस्टिनी में एक नियर डेथ एक्सपीरियंस बनके लिखी हुई थी, डेस्टिन्ड थी। और वो एनर्जी इस तरह से मनीष ने वापस उसके अंदर डाली। और देवी दुर्गा जो है वो लाइफ फोर्स एनर्जी का ही सोर्स है। तो शायद वो अपर्णा के मनीष अपर्णा की प्राण शक्ति के लिए ही प्रार्थना कर रहा था। और ये ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स अपर्णा के साथ हो जाते थे कि उसे एकदम श्योर हो जाता था कि जो वो देख रही है, महसूस कर रही है, वो इल्यूजन नहीं था। इसके बाद अगले 2 दिन अपर्णा को पता चला कि उसका जो ब्रेस्ट है, एक साइड में ब्रेस्ट में उसमें उसे पेन हो रहा है। और ये जो पेन था ये नॉर्मल पेन नहीं था। उसे लगा कि हो सकता है कोई ऐसे ही हुआ होगा कुछ। वो एनर्जेटिकली भी बहुत एक्टिव रहने लगी थी आजकल, तो उसे लगा कि शायद हार्ट चक्र का रिलीज हो रहा होगा
लेकिन ऐसा नहीं था। उस वक्त अपर्णा को मनीष ने बिल्कुल पुश किया कि जाके दिखा के आओ डॉक्टर को, और इस तरह से पुश कर रहा था उसको। पुश ऐसा होता है कि जैसे अंदर से ही आपको एक पुश लगता है, मतलब एक ही थॉट आपको बार बार आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा कि दिखाना है, और अंदर से ही हमारी एक गट फीलिंग होती है, पर अंदर से हमें कुछ ऐसी पुश मिलती है कि करें, और जब तक नहीं करें वो पुश जो है वो शांत नहीं होती। तो उसके 2 दिन बाद उसका पेन बढ़ने लग गया था, और फिर अपर्णा ने बोला कि मुझे दिखाना है, अपनी फैमिली को बताया कि पेन हो रहा है। तब जब वो डॉक्टर को दिखाने के लिए गई तो उसको एक डिजीज डायग्नोस हुई जिसका नाम था मेस्टाइटिस। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ये डिजीज उसको डायग्नोस हुई, और ये डिजीज आउट ऑफ नोवेयर डायग्नोस हुई थी। ये बेसिकली एक ऐसी डिजीज होती है कि जब मदर जो होती है वो ब्रेस्ट फीड कराना बंद कर देती है, तब एक गांठ हो जाती है ब्रेस्ट में, और जिसकी वजह से वो पेन पैदा करती है। और अपर्णा के केस में ये था कि उसका ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका था, और अभी ये बीमारी आउट ऑफ नोवेयर आई थी। तो अपर्णा की डॉटर थोड़ी बड़ी थी और ब्रेस्ट फीड छोड़े हुए ही उसको शायद 3 साल हो गए थे। तो इस टाइम इस बीमारी का आना आउट ऑफ नोवेयर था। तो जब दिखाया, अगर ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है तो फिर ऑपरेशन और सर्जरी और काफ़ी आगे तक उसका जो ट्रीटमेंट है वो चलता है। तो अपर्णा को जब पेन हुआ और वो गई तो डॉक्टर ने ये कहा कि बहुत अच्छा किया कि आपने इसको डिले नहीं किया, क्योंकि अपर्णा की जो ये डिजीज़ थी ये एकदम एज पे खड़ी हुई थी, और ज़्यादा प्रॉब्लम अपर्णा को हो सकती थी। जिस टाइम पे वो गई उस टाइम में एकदम एज पे उसकी बीमारी थी, और ऐसे कंडीशन में थी वो बीमारी उस टाइम कि वो मेडिसिन से ठीक होने का चांस था उसमें। तो ये एक बहुत बड़ा लक था जो वो टाइम पे पहुंची, और ये बीमारी शायद अपर्णा के बॉडी में पहले से ही थी लेकिन इसका पता नहीं चल रहा था, क्योंकि उसको ब्रेस्ट फीड छोड़े हुए 3 साल ऑलरेडी हो गए थे। तो ये अचानक से आई, और शायद ये बीमारी शुरू बहुत पहले ही हो गई थी, उसको पता नहीं था। तो उस टाइम उसने अपनी मेडिसिन शुरू किया और दिखा के वो घर पे आई। फिर मेडिटेशन में गई तो उसे पता चला कि ये उसकी एक डेस्टिन्ड डिजीज थी, और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म ले सकती थी अपर्णा को नियर डेथ एक्सपीरियंस करवाने के लिए। ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं इस तरह से हमारी जो डेस्टिनी होती है उसको ऑल्टर कर देते हैं एक दूसरे के लिए। हमारी जो टाइमलाइन होती है उसको ऑल्टर कर देते हैं। इसका मतलब आप ये बिल्कुल ना समझें कि इसमें जो भी आप सपोर्ट देख रहे हैं ट्विन फ्लेम से जो अपर्णा को मिल रहा है, उसका मतलब ये नहीं होता कि आपका ट्विन फ्लेम हमेशा ही आपको सपोर्ट करेगा। जब बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है तो माँ उसे छोड़ देती है, पर बच्चा जब तक इमैच्योर है, जब तक बच्चे को पता नहीं है, तब तक ही उसकी माँ सपोर्ट करती है। तो ट्विन फ्लेम्स में भी यही होता है। अपर्णा के साथ भी यही था। अभी उसे बहुत सारी बातों का पता नहीं था, तो ये जो सपोर्ट वैसा ही था उस टाइम पे मनीष का जो सपोर्ट अपर्णा के लिए था। इसका मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी कोई डिजीज को इग्नोर करें या ऐसा कुछ सोचें। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन की तरह लीजिए। अपर्णा के जो उस टाइम उसका जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट था उसमें ऑलरेडी ये प्रिडिक्ट कर दिया गया था कि ऐसा होगा।
तो अपर्णा के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उसको बताया कि ये डिजीज उसको आनी थी, बहुत लंबे टाइम तक आ सकती थी, लेकिन ये लकीली विद इन 10-15 डेज हील हो गई है। और जब वो बाद में अपने चेकअप के लिए गई और उसने अपने टेस्ट करवाए तो वो जो गांठ लग गई थी वो हील हो चुकी थी, वो खुल चुकी थी। ये जो डिजीज थी, इस डिजीज का कुछ हिस्सा अपर्णा के जो पहले वीडियो में मैंने बताया है, एस्ट्रल वॉमिट्स उसका जरिया बने। पहले वीडियो में मैंने एस्ट्रल वॉमिट्स के बारे में बताया है। तो ये जो डिजीज का टाइम पीरियड जो इतना कम हुआ वो कैसे हुआ, वो आप समझिए। ये इस डिजीज का कुछ हिस्सा अपर्णा के पहले जो एस्ट्रल मीट हुई, जहां उसको एस्ट्रल वॉमिट्स हो गए थे, ये वहां निकल गया। उसका कुछ बचा हुआ हिस्सा इस डिजीज का वो इमोशनल रिलीज में निकल गया। ये भी मैंने पहले बताया है कि कैसे हुआ था। इमोशनल रिलीज में हमारी जो दबी हुई नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, यही हमारी बॉडी में बीमारी के रूप में मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो जब इस बीमारी को आप एनर्जेटिकली रिलीज करते हो तो ये आपकी बॉडी में फिर नहीं आ सकती, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं ले सकती। ये आधा हिस्सा इमोशनल रिलीज में निकल गया था और ये हील हो गया था। और अब जो बचा था वो सिर्फ इतना ही था कि वो मेडिसिन से ही इतने कम टाइम पीरियड में हील हो गया। ट्विन फ्लेम सेक्स की ये पावर होती है। हार्ट एरिया के आसपास अगर आपको कोई डिजीज है, इस एरिया में डिजीज है, दैट मीन्स आपका हार्ट ब्लॉक्ड है, वहाँ पे कुछ आपका प्रॉब्लम है, कोई दबा हुआ इमोशन है। हर एक बीमारी जो बॉडी में होती है, हमें उसके पीछे कोई ना कोई दबा हुआ इमोशन होता है और वो बॉडी में इस तरह से मैनिफेस्ट होता है, बीमारी के रूप में मैनिफेस्ट होता है। तो मनीष ने अपर्णा को इस तरह से हील किया और उसको किस का मतलब भी समझाया कि एक ट्विन फ्लेम की किस इतनी इजी नहीं होती है, वो एक लाइफ फोर्स एनर्जी होती है। ये एक के लिए नहीं, दोनों के लिए होती है। तो ये था कि एक एक्सपीरियंस, और इसमें मैंने आपको ये भी बताया कि ट्विन फ्लेम कैसे सॉन्ग्स के थ्रू अपना प्यार जताते हैं, कैसे वो अपने मैसेजेस को कम्युनिकेट करते हैं। और जब उसे किस का मतलब समझ में आया तो अपर्णा ने उससे माफी मांगी, कहा कि मेरी गलती ये थी कि मैं बार बार आपसे जवाब मांग रही थी, इस तरह का एटीट्यूड मुझे नहीं रखना चाहिए था, इस गलती का एहसास हुआ और हमेशा हमेशा के लिए 1% जो स्टबर्ननेस अपर्णा की कॉन्शियसनेस में थी, जो जिद करने वाला नेचर था, जो पेरेंट्स से, सोसाइटी से, अपने स्वभाव संस्कार से मिलता है, इस स्टबर्ननेस का 1% जो रिलीज है उसकी कॉन्शियसनेस में हो गया था। अपर्णा समझ गई थी कि आगे अब जब हम पढ़ेंगे तो इस तरह की कोई भी बात में जिद नहीं करनी है। उसने कहा मनीष से कि मैं जिद नहीं करूंगी। यहाँ पे आपको फोकस करने वाली बात ये भी है कि मनीष अगर अपर्णा की हेल्प कर रहा है तो अपर्णा भी बहुत मेहनत कर रही है अपने ऊपर, अपने मेडिटेशंस में, उसके टाइम पर कर रही है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। जो जो मनीष उसे कहता है, जैसे जैसे उसको ट्रिगर्स मिलते हैं, वैसे वैसे वो उन्हें ओबे करती है। तो ऐसा नहीं है कि आपका प्यार ही इनफ है, ऐसा नहीं है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने ऊपर, अपनी एनर्जेटिक बाउंड्रीज आपको सेट करनी पड़ती है ताकि इस तरह का डिवाइन सपोर्ट
दूसरे डायमेंशन में भी हो, तो वो आपको आपकी रियल लाइफ में मिल सके। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इस स्टोरी में जो है कि जो हो रहा है वो अपर्णा का इल्यूजन है या नहीं। ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्योंकि अपर्णा को भी ऐसा ही लगता था कि ये इल्यूजन है, लेकिन होते होते उसे हर एक बात का कंफर्मेशन भी दिया जाता था। जहाँ पे भी उसके मन में डाउट आता था, उसका कंफर्मेशन उसे मिलता था कंटिन्यूसली। तो यहाँ पे भी उसकी एक थिंकिंग को टारगेट किया गया है, जिसमें हम मानते हैं कि जो हमें सामने दिख रहा है वही सच है, उसके अलावा कुछ नहीं। ये एक बहुत बड़ा बिलीफ सिस्टम अपर्णा का टारगेट हुआ था, और वो रिप्लेस हो रहा था सी द इनविजिबल, इससे आगे बढ़ो। तो इतने सारे लेवल्स पर अपर्णा की एक रीफॉर्मेटिंग चालू थी। तो आपकी भी मेहनत बहुत मैटर करती है, और जब आप इतनी मेहनत करते हैं तो आपको डिवाइन सपोर्ट भी हर तरह से मिलता है। अगर आप ये सोचते हैं कि ट्विन फ्लेम आके आपका एनवायरनमेंट को चेंज कर देगा, आपकी सिचुएशंस को चेंज करेगा, लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा आपके लिए, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है। ट्विन फ्लेम का मकसद ये नहीं है, वो सिर्फ तब तक ही आपको सपोर्ट करेगा जब तक आप अपनी पावर में खड़े नहीं हो जाते। तो प्लीज़ इससे ये लेसन आप ना उठाएं। ये सिर्फ तब तक ही होता है जब तक अपर्णा खुद इतना स्ट्रांग नहीं होती कि वो सब कुछ हैंडल कर सके। उसके इन लॉज में जो बिहेवियर का चेंज आ रहा है वो भी टेम्पररी है, उसके ऑफिस में जो हो रहा है वो भी टेम्पररी है, लेकिन इसका जो असली मकसद है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ है। ये तो एक छोटे छोटे स्टेप्स हो जाते हैं, हमें आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करते हैं, और ये कोई हमारी डेस्टिनी में लिखे हुए नहीं होते, ये हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी से हमारी लाइफ में क्रिएट हो जाते हैं। अब एक आखिरी मैसेज आप सुनते जाइए यहाँ से। अपर्णा ने मनीष को जब सॉरी कहा तो मनीष ने कहा कि मैं जवाब देना चाहता हूँ। अपर्णा उससे किस का जवाब मांग रही थी बार बार, तो मनीष ने कहा कि मैं जवाब देना चाहता हूँ। और आप मानेंगे नहीं कि ये जवाब मनीष ने कैसे दिया। थोड़ी देर के बाद अपर्णा के सामने एक सॉन्ग प्ले हुआ जिसके लिरिक्स थे, मेरे सारे इम्तिहानों का जवाब तू। ये आई थिंक दम लगा के हाइशा मूवी का सॉन्ग है। मेरे सारे इम्तिहानों का जवाब तू। इस सॉन्ग को आप एक बार ज़रूर सुनिएगा, इसकी वर्डिंग्स को सुनिएगा, आपको फिर से अपर्णा के मन की स्थिति आप महसूस कर पाएंगे और उससे आप अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। और जो प्यार उस वक्त अपर्णा ने महसूस किया होगा, वो देखा होगा कि मनीष ने उसे किस तरह से जवाब दिया। ये ऐसा जवाब था कि जिंदगी में दोबारा कभी इस तरह का क्वेश्चन अपर्णा को आता ही नहीं। मनीष उसको इस तरह प्यार से आंसर करता था कि ये सारे लेसन्स अपर्णा की आत्मा पे छप जाया करते थे, बिल्कुल छप जाया करते थे, और वो ऐसे थे कि जिंदगी भर क्या, वो लाइफ टाइम कभी भी ना मिटे। इसका अगला पार्ट मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप इस स्टोरी में जो आपने सुना है उसकी फीलिंग्स को, एक्सपीरियंसेस को एंजॉय कीजिए।